नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के इस अंक में। मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में आज हम आपके सामने जो 251वां सत्र रहा राज्यसभा का, उससे जुड़े अतारांकित प्रश्नों को लाए हैं और आज हम विधि और न्याय मंत्रालय के सवालों को अपने अंक में शामिल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। अरविंद जी, जो इस मंत्रालय से जुड़ा आज पहला सवाल हम ले रहे हैं वो सुशील कुमार गुप्ता जी का सवाल है और इन्होंने पूछा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया का जो ज्ञापन है उसे लेकर जानकारी मांगी, तो क्या उत्तर मिला? हाँ बिल्कुल प्रीति, आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से लगातार जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। पिछले कई सालों में कई तरह की जो डिबेट्स भी हुई हैं। जो लॉ और जस्टिस मंत्रालय है उसके कार्यक्रम को लेकर के जो चर्चाएं हुई हैं, मतलब सदन में, वो सारी बातें जो है उनमें भी ये बातें छन के आई हैं कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के एक ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। नीति ऑलरेडी है। ये पूछा है विधि और न्याय मंत्री से सुशील गुप्ता जी ने कि क्या ये सच है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा केंद्र को दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए कहने के बाद 4 साल से अधिक समय तक इस मुद्दे पर लगातार असहमत बने रहने के कारण जो उच्च न्यायपालिका है उसमें जजों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन को अभी तक अंतिम रूप देना बाकी है, तो उसके विलम्ब के कारण पूछे हैं। इसका जवाब जो है ये 12 मार्च 2020 को जो है दिया गया रविशंकर प्रसाद ने, जो कि विधि और न्याय मंत्री हैं। इसके अलावा और भी संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करके उसके बारे में जो अपना आदेश दिया था 16 दिसंबर 2015 को, उसके तहत जो निर्देश दिया कि भारत सरकार जो विभिन्न पहलुओं पर, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, सचिवालय, पात्रता मानदंड और जो शिकायत प्रणाली है, इसको विचार में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के साथ परामर्श से विद्यमान जो ज्ञापन प्रक्रिया है उसको अंतिम रूप दे। अब इसके बाद जो है भारत सरकार ने जो प्रारूप ज्ञापन प्रक्रिया थी उसके लिए 22 मार्च 2016 के पत्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजी गई थी। फिर इसके बाद 22 मार्च 2016 के बाद जो है 25 मई 2016 और 1 जुलाई 2016 को जो है जो उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम है उसका उत्तर सरकार को प्राप्त हुआ है। सरकार के विचार और जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनको 3 अगस्त 2016 को सूचित कर दिए गए थे। उसमें जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं हम, उनसे जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसकी प्रक्रिया ज्ञापन पर इनपुट पत्र है वो 13 मार्च 2017 को प्राप्त हुआ था। और इसी बीच में जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसके एक जज के खिलाफ एक स्वप्रेरित अवमानना कार्रवाई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2017 को अपने फैसले में जो सांविधिक न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति और चयन प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत पर बल दिया है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो महासचिव हैं वो 11 जुलाई 2017 के पत्र के द्वारा ये ज्ञापन प्रक्रिया पर सुधार की ज़रूरत के बारे में सूचित किया है। ये भारत सरकार की ओर से ये स्टैंड है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ये जो रिवाइज जो ज्ञापन प्रक्रिया है इसको अंतिम रूप देने में कुछ समय लगने की संभावना है। इसलिए भारत सरकार की पहल पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया और पुनरीक्षित ज्ञापन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लंबित रहने तक न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पुनः आरंभ की गई है। और पिछले 4 सालों के दौरान एक आंकड़े दिए गए हैं, कुल कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में कुल, अगर आप देखेंगे, मैं पूरा दे रहा हूँ, 16 से लेकर अब तक के 27 नियुक्तियाँ हुई हैं। और इसके अलावा जो उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए न्यायाधीश हैं उनकी संख्या जो है 459 है। और उच्च न्यायालयों में स्थायी किए गए जो अपर न्यायाधीश हैं जो उनकी संख्या 358 है। ये आंकड़ा दिया गया है इसमें प्रीति। और अब जो है BPPAT डाटा का जो है, यानी बीपैट जिसको हम बोलते हैं, उसके संरक्षण को लेकर रवि प्रकाश वर्मा जी का एक सवाल है। इस पर भी काफ़ी चर्चा रही है।
जी, रवि प्रकाश वर्मा ने वीवीपीएटी को लेकर जानकारी मांगी है। उन्होंने लोकसभा और जो राज्य के विधानसभा चुनाव रहे हैं इनसे जुड़ी हुई जानकारी मांगी और उन्होंने इसके बाद पूछा है कि इन चुनाव के बाद जो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी जो डेटा होता है उसको चुनाव आयोग किस अवधि तक कितने दिनों तक संरक्षित रखता है या फिर संरक्षित किया जाना चाहिए। जो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है वो जब कोई व्यक्ति चुनाव में अपना मत डालने जाता है और मत के बाद एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची के जरिए वो जान सकता है कि जिसका बटन उसने जिस पार्टी के लिए दबाया, जिस उम्मीदवार के लिए दबाया है, उसी को वोट मिला है या नहीं, इससे वेरीफाई हो जाता है उस पर्ची के जरिए। तो इसे लेकर उन्होंने जो जानकारी मांगी उसका उत्तर रविशंकर प्रसाद ने दिया। उन्होंने बताया है कि निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग ने सूचना जो दी है उसके अनुसार आयोग ने के जो निर्देश हैं उसके मुताबिक सभी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियां निर्वाचन याचिकाओं के निपटान होने तक संरक्षित की जाती हैं। और जब भी कोई निर्वाचन याचिका अगर कोई दाखिल नहीं की गई है, किसी भी तरह की याचिका कहीं नहीं दाखिल की गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो वीवीपीएटी पर्ची है वो 45 दिन यानी निर्वाचन याचिका की अवधि के पश्चात नष्ट कर दी जानी होती है 45 दिन के अंदर। आगे यहाँ बताया है निर्वाचन आयोग ने कि लोकसभा निर्वाचन 2019 जो है उसके बाद 3 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ऐसी सभी निर्वाचन क्षेत्र जहां निर्वाचन याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनके लिए वीवीपीएटी पर्ची संरक्षित की गई है। ऐसा 3 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी मिली है, वहां संरक्षित की गई है जहां निर्वाचन याचिकाएं दाखिल की गई हैं। और जहां निर्वाचन याचिकाएं दाखिल नहीं की गई किसी भी तरह की, वहां जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने 45 दिनों के अंदर वीवीपीएटी पर्चियों को नष्ट कर दिया है। साथ ही ये बताया है कि जो वीवीपीएटी पर्चियों को नष्ट करने की जो जिम्मेदारी है उसके बारे में यहाँ साफ किया गया है कि राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये कार्रवाई की जाती है। और ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, ऐसी जो विशाल जानकारी है उसका मिलान और केंद्रीय रूप से संकलन नहीं किया गया है। ये यहाँ पर उत्तर मिला है वीवीपीएटी को मांगी गई जानकारी के लिए। आगे है न्याय प्रदान करने की प्रणाली की धीमी गति। ये डॉक्टर एल हनुमंतैया, डॉक्टर अमी आगे का प्रश्न है, इसमें क्या उत्तर मिला है अरविंद जी? हाँ बिल्कुल प्रीति, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आप देखते होंगे कि तमाम फोरम पर लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है। ये काफ़ी बड़ा सवाल है, लेकिन इसको संक्षेप में इसकी जानकारी दूंगा क्योंकि आपको पता है कि कोरोना संकट के बीच में बहुत सारे आंकड़ों में भी अब 19-20 के आगे कितनी गति है, ये आने वाले सेशन में जो सवाल आएंगे उसमें हम लोग लेंगे आगे। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनको हम बताना ज़रूरी समझते हैं। सवाल पूछा है कि जो न्याय प्रदान करने की प्रणाली है उसकी गति धीमी है, उससे संबंधित जो लोगों की शिकायतें हैं उसके समाधान के लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है, क्या विवरण है, और क्या सरकार न्यायिक प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने के लिए जो न्यायिक प्रणाली है उसको डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक बनाने के बारे में विचार कर रही है। ई याचिका वगैरह की बात भी पूछी गई है इसमें। तो अभी देख रहे होंगे खासतौर पर कोरोना के बीच में आप देख रहे होंगे कि जो बहुत सारा काम जो है जिसको आप कहिए कि डिजिटल तरीके से चल रहा है। उसके अलावा हमारी जो संसद की जो राज्यसभा के तहत ही जो लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति है वो भी ई कोर्ट्स के बारे में एक जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि क्या भारत में इस तरह की क्या संभावनाएं हैं, क्या काम हो सकता है। तो जवाब रविशंकर प्रसाद जी ने दिया है जो कि विधि और न्याय मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि न्याय प्रदान करने के लिए और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन ये अगस्त 2011 में स्थापित किया गया था। इसके व्यापक लक्ष्य हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के बहुत सारे इशूज़ हैं। मिशन ने न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए काम शुरू किया है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ जो कोर्ट हैं, अदालतें हैं, उनके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कंप्यूटराइजेशन है, जो लोअर जुडिशरी है, जो अधीनस्थ न्यायपालिका जिनको हम बोलते हैं, उसमें उसके जो न्यायाधीश हैं उनके पदों की संख्या में वृद्धि, जो अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्र हैं उनमें विधायी उपाय करना और त्वरित मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनर्निर्माण और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इन पर जोर देना है। तो इसमें जो कदम उठाए गए हैं पीटी, इसमें मोटे मोटे कदमों की जानकारी दे रहा हूँ। पहला तो ये है कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अधिकारियों के लिए और संरचना में सुधार यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो स्कीम है इसके तहत आवासीय इकाइयाँ और न्यायालयों के जो हॉल हैं उनको बनाने के लिए पैसा मदद दी जाती है। इसके अलावा IT
यानी कंप्यूटराइजेशन का जो मोड है वो। तो इसमें दिया गया कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी संख्या अब बढ़ करके 16,845 हो गई है, जहां कंप्यूटराइजेशन किया गया है। और कंप्यूटराइज जो न्यायालयों के संबंध में ये कहा गया कि 13.13 करोड़ लंबित और निपटाए गए मामलों और 11.46 करोड़ से अधिक आदेशों और निर्णयों के मामलों की सूचना कंप्यूटर पर उपलब्ध है। एक तो ये कहा गया। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लोअर जुडिशरी है उनमें रिक्तियों के भरने की बात भी है। इसके अलावा बकाया मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई, इसके साथ साथ कई अन्य कदम हैं जो कि सरकार की ओर से उठाए गए हैं। इसमें ई फाइलिंग भी है और कई ऐसे प्रकार हैं जिसके तहत जो है 14वें वित्त आयोग ने जो सुझाव दिए थे उसके तहत किस तरीके से मामले और निपटाए जा सकते हैं। ये सारे प्रयास इनकी ओर से लगातार किए जा रहे हैं। इसी के साथ जो आज का अंक है इसका समय अरविंद जी यहीं पूरा हो रहा है। आज हमने विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़े सवालों को अपने अंक में शामिल किया है। अगले अंक में हम किसी और विभाग और मंत्रालय से जुड़े काफ़ी अहम अतारांकित प्रश्नों से जुड़ी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।